सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे लोकतंत्र, सार्वजनिक बहस और मर्यादा पे किसी से सबक नहीं चाहिए, खास तौर पे अभिषेक मनु सिंघवी। मर्यादा एक कमरे में नहीं हो सकती। असल मुद्दा यहाँ एक महिला को लेकर है जिसका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल टीवी पर उनके चरित्र का अपमान किया गया, वह भी दूसरे देशों से लाए गए नकली कागजों पर आधार पर। मुझे भरोसा है कि अदालत इस बात को नोट करेगी और आज नहीं तो कल चुनाव पे प्रभावित करने वाले एक महिला के चरित्र पर उंगली उठाने वाले आरोपी को सजा मिलेगी। डॉक्टर सिंघवी, जब मैं जवाब देने के लिए मौजूद हूँ नहीं हूँ तब बयान देना आसान है। ये डिबेट नहीं है, ये फेयर एक्सचेंज से बचने वाली बात है। मैं बता दूं कि अंत नहीं है, सिर्फ एक शुरुआत है। सत्यमेव जयते। रविवार 5 अप्रैल को पवन खेड़ा गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आरोप लगाते हैं कि हेमंता की पत्नी के 3-3 पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्ति है जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने हलफनामे में नहीं दी। अगले दिन 6 अप्रैल को पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर होती है। इसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए पवन खेड़ा को कितनी अदालतों के पास जाना पड़ा। तेलंगाना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से गुवाहाटी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। 7 अप्रैल से लेकर 1 मई तक अपनी गिरफ्तारी से बचने और अग्रिम जमानत लेने के लिए इस कोर्ट से उस कोर्ट जाते रहे। बात यहाँ पवन खेड़ा की नहीं है। क्यों स्टेट के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी चाहे मुकदमों में फंसा सकती है, जीवन भर अदालतों के चक्कर खड़वा सकती है। पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में ट्रांजिशन में इंटरफेसी बेल की, वहां से 1 हफ्ते की राहत मिली ताकि असम की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सके। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के ट्रांजिटिंग में म्याद बढ़ाने से इनकार कर दिया, उस पर रोक लगा दी और कहा दी कि असम की अदालत जाइए। पवन खेड़ा भी 20 अप्रैल तक राहत मांग रहे थे। जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस चंद्रशेखर की इसी बेंच ने कहा, असम की अदालत को सुप्रीम कोर्ट या तेलंगाना हाई कोर्ट की किसी प्रतिकूल टिप्पणी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे इस मामले में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। अपनी अपील में उन्होंने कहा, सार्वजनिक रूप से जो बयान दिए उस आधार पर उनके आरोप लगाए गए, जबकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक राजनीतिक संदर्भ बयान दिए। उनके बयानों को काट छांट कर प्रस्तुत किया गया ताकि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सके। पवन खेड़ा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री राजनीतिक और बदले की कार्रवाई के तहत एफआईआर हुई है। 24 अप्रैल की गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कहा, खेड़ा की कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है, यह पता लगाने के लिए कि उन्हें ये कागज किसने दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा ने सिर्फ मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिए होते तो इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने एक मासूम महिला को इस मामले में घसीट लिया। यह मानहानि का आम मामला नहीं है। अभी तक पवन खेड़ा ने अपने आरोपों को साबित नहीं किया। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए असम की सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पवन खेड़ा ने जो दस्तावेज दिखाए हैं वो जाली है और इनकी तैयारी में शामिल लोगों के लिए पहुंचने के लिए उनकी न्याय हिरासत की जरूरत है, कस्टोडियो हिरासत की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों पर रोक लगा दी और अग्रिम जमानत दे दी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एएस चंद्रशेखर की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा, उनकी राय में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने प्रस्तुत की गई सभी सामग्रियों का सही से आकलन नहीं किया और समझने में गलती की। किसी को भी निजी स्वतंत्रता के आधार से वंचित नहीं किया जा सकता, तभी किया जाता है जब उसका पैमाना काफी ऊंचा होता है। वैसे स्थिति में तो और उसका संदर्भ राजनीतिक हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, हाई कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 3399 के तहत कुछ टिप्पणियां की है, जबकि एफआईआर में कोई ऐसा आरोप नहीं है। हाई कोर्ट ने सिर्फ एडवोकेट जनरल के बयान पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उसमें कई पैराज हैं जिसमें कि ऐसे प्रावधानों का जिक्र है जो न कंप्लेनेंट ने, न याचक ने, न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, न एफआईआर ने, कंप्लेंट ने कहा है। एक उदाहरण है,
अनुच्छेद 339 का। आरोप नहीं लगाया, लेकिन उच्च न्यायालय में उसका जिक्र आ गया है। इसकी बात उच्चतम न्यायालय ने की है। दूसरी बात जो उच्चतम न्यायालय ने की है वो कहा है कि हम भूल जाते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल यानी अरेस्ट की पहली वाली बेल में वो मूल सिद्धांत जो है हमारे कानून का सैकड़ों वर्षों से, कि आपको जब तक आप साबित नहीं होते दोषी, आपको दोषी नहीं मान सकते, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, वही एक मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर एंटिसिपेटरी बेल आधारित है। उसको नहीं भूला जा सकता। तीसरा पहलू कि हर प्रकार के प्रावधानों को डाल दिया गया, इसको मानहानि से एक अलग केस बनाने के लिए 9 प्रावधानों का इस्तेमाल किया और 9 के 9 हमने सिद्ध किया बेलेबल हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि 3339 के तहत जो मामला है, जो बताया गया, वो ना शिकायत में है ना एफआईआर में है, और वो भी अगर होता तो वो अवेलेबल होता। कानून के जानकार इन बारीकियों को समझ रहे होंगे कि कैसे पवन खेड़ा को किसी भी तरह से जेल में बंद रखने के लिए कानून और संविधान की समझ की मर्यादा तोड़ी जा रही थी। इसी समय सुप्रीम कोर्ट की बेंच इन मर्यादाओं को बहाल करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस स्टेज पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को हासिल निजी स्वतंत्रता दांव पर नहीं लगा सकते। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि एफआईआर की जो आरोप लगाए गए उनकी जांच पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। राज्य के जो हित है, व्यक्ति के जो स्वतंत्रता का आरोप है, वो दोनों में संतुलन होना चाहिए। भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्र निर्भीक जो एक वाणी का मूल संवैधानिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद 19(1)(a) में 19(1)(a) में, अगर उसको आपको उजागर रखना है तो राजनीतिक कैंपेन के दौरान, उसकी गर्मी के और गर्माहट के दौरान एक राजनीतिक वक्तव्य के आधार पर इतना बड़ा उसका एक इशू बनाना, पुलिस को भेजना, गिरफ्तारी पे इंसिस्ट करना, मैं समझता हूं कि अगर कोर्ट कचहरी इसमें नहीं हस्तक्षेप करेंगे तो 19(1)(a) एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। पवन खेड़ा को जिस आधार पर जमानत मिली और अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं करने का जो फैसला आया है, इन दोनों फैसलों के बीच उमर खानिद का मामला सवाल कर रहा है। सवाल आपसे भी पूछ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।